टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर शो के एपिसोड 175 में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर गुरुवार के दिन शाम 7 बजे आपके समक्ष हाजिर हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस शो में जुड़ रही हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर देवा भट्ट जी, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के शोभन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा में हिंदी की प्रोफेसर रही है और प्रोफेसर रहने के साथ साथ हिंदी की बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, सर्जक हैं, कवयित्री हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, अनुवादक हैं और भी बहुत सारी उनके सेवाएं हैं। हिंदी की सेवा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर अगर हम इस उत्तराखंड क्षेत्र की बात करें और यहाँ की जो लोक भाषा है कुमाऊनी, उसके लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है, उसके लिए उन्होंने काफ़ी लिखा है। तो हम स्वागत कर रहे हैं हमारी आज के मेहमान डॉक्टर देवा भट्ट जी का, और साथ में मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हमारे को होस्ट ऋषिकेश से जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार नमस्कार। बहुगुणा जी, सबको आप नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका। जी, तो आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हमारे इस शो के स्पेशलिस्ट जो गेस्ट हैं, होस्ट हैं, माफी चाहूंगा, हेमंत बिष्ट सर, वो लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण आज थोड़ा सा दिक्कत है। तो उम्मीद है कि वो जल्दी हमारे बीच में होंगे। और साथ में दिल्ली से गिरीशन जोशी जी, हम उम्मीद करेंगे कि वो भी हमारे बीच में होंगे। खैर मैम, आपका जो काम है, आपका जो साहित्य के प्रति सेवा है, उसे हम बचपन से पढ़ते आए हैं और एक दो बार आपसे रूबरू होने का भी हमें मौका मिला है, आपको सुनने का भी मौका मिला है। लेकिन आपकी जो पूरी यात्रा है बचपन से लेकर अब तक की, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को, हमारे जो पूरे देश से, पूरी दुनिया के विभिन्न देशों से भी इस शो को देखते हैं, हम चाहेंगे कि आप उनको थोड़ा सा अपनी इस यात्रा के बारे में बताएं तो अच्छा लगेगा हम सबको। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपने सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपने इस शो में मुझे आज आने का मौका दिया और आपसे मिलने का, आपके माध्यम से दूसरे हमारे श्रोता और दर्शक जो हैं उन सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और यात्रा तो लंबी है और अनेक मोड़ भी आए हैं इस यात्रा में, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि पहले से
भारत में तो बहुत पहले स्त्री शिक्षा शुरू हो चुकी थी, लेकिन पहाड़ों में बहुत कम थी और यहाँ के भी शहरों के और संभ्रांत घरों की कुछ लड़कियों को ही पढ़ने के लिए कहीं बाहर भेजा जाता था, या यहाँ पर भी स्कूल कम थे। और जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो हम लोग पिथौरागढ़ जिले के एक दूर दराज के बेरी नाम है बेलकोट, वहाँ रहते थे। वहाँ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था और पढ़ाना ठीक भी नहीं समझा जाता था। तो वहाँ से मैं निकली। तो उन दिनों कौसानी एक जगह है जहाँ विदेश से आई हुई गांधी जी की एक विदेशी शिष्या सरला बहन ने ऐसी ही बालिकाओं के लिए विद्यालय शुरू किया था जिनको लोग पढ़ाते नहीं थे, तो उनको शिक्षा भी दें और उनको घर गृहस्थी, खेती पाती और सब चीज के स्वावलंबी की शिक्षा दे करके, सब चीज सिखा करके उनको स्वावलंबी बनाया जाए। और मेरे बड़े भाई साहब थे स्वर्गीय देवी पुरस्कार पांडे, उन्होंने उस विद्यालय को देखा तो मुझे फिर गांव से निकाल करके वहां रखा। और मैं 6 साल की थी, 6 साढ़े 6 साल की, जब उन्हें मुझे वहां पहुंचा दिया था। तो आज भी यह है कि अगर मैं गांव में ही रहती तो अधिक से अधिक कक्षा 5 या 8 तक पढ़ पाती, फिर गृहस्थी में ही जुटती। लेकिन उन्होंने मुझे कौसानी भेजा, तो वहां से मेरे जीवन का एक नया मार्ग शुरू हुआ। और वहाँ हाई स्कूल की समकक्ष उत्तर बुनियादी तक की शिक्षा पूरी करने के बाद मैं गुजरात चली गई थी। वहाँ लोक भारती सणोसरा नाम की एक संस्था है भावनगर जिले में, गुजरात के, वहाँ पढ़ाई की, क्योंकि वहाँ भी गांधीवादी शिक्षा चलती थी। इसी तरह से सारी विद्यालय समस्त विषयों की शिक्षा के साथ साथ श्रम करना, खेती का काम करना, शारीरिक श्रम करना, सफाई, अपने सारे काम खुद करने की शिक्षा वहाँ भी दी जाती थी, जैसे कि हम संपूर्ण रूप से हमारा व्यक्तित्व स्वावलंबी हो सके। तो वहाँ से स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद मैं अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ नाम की संस्था थी, जिसकी स्थापना सन 1920 में गांधी जी ने की थी। स्वतंत्रता में कूदे हुए युवकों को की शिक्षा को जारी रखने के लिए की थी, और आज 100 साल से अधिक उस विश्वविद्यालय को हो चुके हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अनुस्नातक और उसके बाद पीएचडी की शिक्षा पूरी की। पीएचडी में मैंने तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन किया, जिसमें हिंदी, गुजराती और मराठी कविताओं का अध्ययन किया, और एक तुलनात्मक अध्ययन उसके बाद किया था। तो ये तो मेरी शिक्षा रही। उसके बाद लेकिन मुझे लगता था कि मुझे इतना मैंने पढ़ लिया है और बहुत सारी चीजें, अनुभव भी प्राप्त कर लिए थे, तो मैं उत्तराखंड में आकर के काम करूं। गुजरात विद्यापीठ में पढ़ाने लगी थी, मुझे प्रवक्ता का वहाँ काम मिल गया था, लेकिन मुझे हमेशा से रहता था कि मैं पहाड़ से इतनी दूर आ गई हूँ, मुझे वापस पहाड़ जाना है और पहाड़ में ही अपने अनुभव और अपनी विद्या का मुझे वहाँ के लोगों को लाभ देना चाहिए। इसलिए कोशिश की तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में मुझे प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिल गई, और तब से मैंने लगातार यहीं पर काम किया। प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। इस बीच में इतने सालों में शिक्षा के साथ साथ शिक्षण कार्य किया, उसके साथ साथ शोध कार्य किया, शोध निर्देशन भी किया। 16 विद्यार्थियों को ने मेरे अंडर में पीएचडी की शिक्षा पूरी की, और एमए में लघु शोध प्रबंध, डेजर्टेशन वगैरह, तो फिर कई छात्रों को निर्देशन उसका दिया। और उस बीच में दूसरी काम चलते रहे, किताबें लिखती रही और लेख वगैरह सब आते रहे, कविता कहानी, ये सब चलता रहा। संगोष्ठियां होती रही, आकाशवाणी से भी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। फिर दूसरा ये था कि मुझे संस्कृति में बहुत रुचि है, लोक संस्कृति में, लोक साहित्य में, उस पर भी मैंने काम किया था, विशेष रूप से कुमाऊनी लोक साहित्य में। और अनेक वर्षों तक उत्तराखंड से बाहर रहने के कारण और बचपन में यहाँ की संस्कृति के कई चीजें हम जीवन में अनुभव करते थे, बाद में आके फिर उनसे हमारा सामना हुआ तो जिज्ञासा और बढ़ गई। तब फिर मैंने उत्तराखंड की पूरी समग्र संस्कृति का भी गहन अध्ययन किया। यूजीसी से एक प्रोजेक्ट भी लिया, तो उसमें पूरी उत्तराखंड की संस्कृति का, तो अभी भी उस पर मेरा काम चलता है।
और कई बार तुलनात्मक दृष्टि से भी गुजरात के लोकगीत, गुजरात की लोक संस्कृति और उत्तराखंड के लोकगीत और लोक संस्कृति, इस पर भी काम चलता रहता है। ऐसे कई काम हैं जो चलते रहते हैं। तो ये तो हुई मेरी शिक्षा, और इसकी बात जो मैं संक्षिप्त में ही रख सकती हूँ, यहाँ पर विस्तार की गुंजाइश नहीं है। और साहित्य की यात्रा का जहाँ तक प्रश्न है, कौसानी में हम लोग पढ़ते थे लक्ष्मी आश्रम में, तो वहाँ तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि समस्त विषयों के पढ़ाई के साथ साथ और तरह के काम भी हमको सिखाए जाते थे। कटाई, बिनाई, थोड़ा बागवानी करना, सब्जियां उगाना, गाय पालना, गाय का काम करना, अपनी सफाई खुद करना, पूरे अपने छात्रावास की सफाई खुद करना, खेलना। उसके साथ साथ ही मौलिक लेखन भी सिखाया जाता था। एक हस्तलिखित पत्रिका निकलती थी छोटे बच्चों के लिए विजय नाम से, और बड़े बच्चों के लिए सूर्योदय नाम से। उसका संपादन भी लड़कियां खुद करती थी, लिखती थी, अपनी शिक्षिकाओं को दिखाती थी, वो उनको सुझाव देते थे, सुधारते थे, फिर उसको पक्का करके दोबारा लिख करके फिर उस पत्रिका में छापती थी। तो वहां से मेरे लेखन की शुरुआत हुई, और मुझे रुचि थी तभी से कविताएं लिखने की, कहानी लिखने की, और अच्छा लगता था। तो वहां से शुरुआत हुई। फिर मैं गुजरात गई तो लोक भारती में भी मैं कविताएं वगैरह लिखती थी, हिंदी में लिखती थी, तब मुझे गुजराती शुरू में नहीं आती थी, और मेरे शिक्षकों ने भी मेरा मार्गदर्शन किया। फिर अहमदाबाद गई तो वहां तो गुजराती के बहुत सारे कवि मिले, और उनके साथ उनके ग्रुप में बैठ करके मैं उनके साथ कविताएं पढ़ती थी, लिखती थी। तो तब तक हिंदी में लिखती थी। तो उन लोगों ने कहा कि तू तो गुजराती अच्छी बोलती है, अच्छी जानती है, तो गुजराती में क्यों नहीं लिखती। उस समय के एक बहुत अच्छे कवि थे, अभी दिवंगत हो गए हैं, गुजराती के अच्छे गजलकार, नाटककार, उपन्यास लेखन सभी में उनका बड़ा नाम है, चिन्नू मोदी नाम से। उनका विशेष आग्रह रहता था कि तुम लिखो, गुजराती में भी लिखो, और मैं लिखती थी। फिर हम लोग होटल पोएट्स नाम से एक ग्रुप था, तो हर सप्ताह उसमें बैठते थे और कविताएं लिखते थे। ऐसे धीरे धीरे करके लिखना गुजराती में भी शुरू हुआ। और कुमाऊनी तो मेरी मातृभाषा है, तो पहले तो कम लिखते थे, लेकिन अभी आकर के देखते हैं कि पिछले अल्मोड़ा आने के बाद फिर से मैंने यहाँ मित्रों के साथ कुमाऊनी में भी लिखना शुरू किया। तो सभी चलता है, सभी कुछ। ये है साहित्यिक यात्रा, जो मतलब इस तरह से लिखना शुरू किया। और क्या क्या रहा ये तो सब ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो जी जी, बहुत और बहुत बहुत शानदार यात्रा, बहुत प्रेरणादायक जी यात्रा है। और आज के इस वार्ता में, इस साक्षात्कार में आपके मैं चाहूंगा कि बहुगुणा जी हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि वो भी एक गांधीवादी परिवार से हैं। जिस तरह से जी आप गांधीवाद के माध्यम से यहाँ तक आई, तो बहुगुणा जी मैं चाहूंगा आप आज पहली बॉल आप फेंके। नमस्ते दिवा जी। मुझे जी बहुत अच्छा लगा। मैं जब आपको सुन रहा था, मैं आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लगा मैं बचपन से आपको जानता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। माँ जी भी सरला बहन आश्रम में ही पढ़ी हुई हैं, राधा भट्ट के साथ पढ़ती थी। राधा भट्ट हो गई, और जो करण मिश्रा जी की वाइफ जो हाँ गरुड़ में करण मिश्रा जी हैं, उनकी हाँ, धर्मपत्नी दया दीदी। मान हाँ, सिंह। आप नाम बताइए माँ जी का। प्रेम सुमन बहुगुणा। आप बगल में बुला लूंगा, अभी बगल में ही जा। प्रेम सुमन अच्छा बहुगुणा। अच्छा, ठीक ठीक पिताजी ठीक हमारे ठीक। सर्वोदय के थे, तो वहीं पवनार आश्रम में विनोबा जी के साथ जो पत्रिका निकलती थी, मैत्री, नई तालीम, आचार्य कुल, पिताजी उसको देखते थे, उसका संपादन वगैरह क्या करते जी थे। जी तो मैं जब आपको जी सुन जी। रहा था तो मुझे लगा कि मैं आपको बचपन से जानता हूँ। ठीक है, ठीक। माँ जी, हाँ। ये चारों चारों सहेलियां हैं, मतलब अभी चारों हैं, जीवित हैं। राधा बहन हो जी गई, जी मेरी माँ जी हो गई, और मान सिंह जी जो गुजर गए, स्वर्गीय मान सिंह रावत जी, उनकी धर्मपत्नी शकुंतला बहन। हाँ, शशि दीदी। हाँ हाँ, शशि दीदी, हाँ और क्या कहते और हैं, सदन मिश्रा जी की जो वाइफ है, हाँ, और दया दीदी। जी जी, और गोपाल जी दत्त जी। भट्ट जी ने मेरी छोटी बहन का हाँ, नामकरण किया हुआ है मध्य प्रदेश में, जब हम लोग थे, क्या कहते हैं वहाँ, अच्छा। टवलाई, इंदौर में, इंदौर तो इंदौर के पास। जी, टवलाई में, टवलाई और मासला में थे हम लोग। हाँ। अच्छा, तो ऐसा है, तौलाई भी तो मैं भी गई हूँ, और मेरे बड़े भाई जो मैंने नाम लिया, देवी पुरस्कार पांडे, उन्होंने बहुत सालों काम किया टौलाई आश्रम में। मेरी छोटी मांडलिक बहन का जी। और मेरी छोटी बहन का हाँ, नामकरण ही उन्होंने किया है, तो छोटी बहन का घर का नाम टवलाई है, आज भी टवलाई बोलते हैं कई बार हम लोग घर में उसको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। जी जी, बहुत अच्छा। अच्छा जी। तो हम्म,
कहाँ भट्ट जी हमारे चले गए, तो क्योंकि भट्ट जी है नहीं, मैं बातचीत करे कम को थोड़ा जारी रख लेता हूँ। आगे नहीं भट्ट जी आ गए, तो आप जारी रख रहे हैं अब मैं हम। यही हूँ सर, मैं यही हूँ। मैं आप लोगों की, अब मुझे ऐसा लगा जब कुंभ के मेले में पिछले में 2 लोग बहुत सालों बाद मिले हैं, तो हाँ ऐसी कुछ ठीक है। ऐसी कुछ बढ़िया सी फीलिंग आ रही थी आप लोगों की बातचीत सुनकर। हाँ, सही बात है, सही हमारे बात है। जी हमारे जी दर्शकों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे साथ हेमंत बिष्ट सर भी जुड़ने लगा था, लेकिन वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो जैसे ही जुड़ेंगे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैम का स्वागत कर रहे हैं रमेश त्रिपाठी, फोक सिंगर राकेश खंडवाल जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, अरविंद नेगी जी, नवीन भट्ट जी, देवेंद्र ध्यानी जी, फरीदा शोक जी कश्मीर से, नीरज पंत जी हैं, एस संदीप धीर जी, अपूर्व पंत जी अल्मोड़ा से, उड़ीसा से अशोक कुमार प्रधान जी, और कमलेश कमलेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि माइक अपना म्यूट कर लीजिएगा बहुगुणा सर, है साउंड इको हो रहा है। तो कमलेश कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैम आपने बहुत अच्छा किया वापस पहाड़ आकर। मेरे मामा जी प्रोफेसर आर.पी. पांडे द्वारा भी गढ़वाली और गुजराती संस्कृति पर तुलनात्मक अध्ययन पर शोध कार्य किया, लेकिन हाँ प्राचार्य पद पर सेवानिवृत्त हो सकने के बाद भी उनकी पहाड़ में वापसी नहीं हो सकी। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप जो है गुजरात से आई, और मुझे लगता है कि आप एकमात्र ऐसी साहित्यकार हैं जिन्होंने गुजराती और कुमाऊनी दोनों भाषाओं में लिखा है। गुजराती हिंदी में तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन गुजराती और कुमाऊनी में लिखने का जो सौभाग्य है और जो रिकॉर्ड है, ये आप ही के नाम रहा होगा। तो अतुल शर्मा जी आपका स्वागत कर रहे हैं जन कवि देहरादून से। हेमा हरबोला जी हाँ, आपको नमस्कार नमस्कार अतुल कर जी, रही है। नमस्कार नमस्कार। हेमा हरबोला जी हल्द्वानी से आपको नमस्कार कर रही हैं। गढ़वाल से जी गोकर्ण बमराड़ा जी हैं। नमस्कार। बीना फुलेरा जी हैं हल्द्वानी से, आपको प्रणाम कर रही हैं और कह रही हैं कि अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। तो आपने जो पहली पहली जो सबसे पहली रचना अपनी साहित्य में की थी वो क्या थी मैम? कविता थी, कहानी थी, या कुछ और था? सबसे पहले तो कविता ही लिखी थी। बचपन की कविताएं तो अब याद नहीं हैं और सुरक्षित भी नहीं रही मेरे पास। लेकिन पहले कविता लिखी, फिर धीरे धीरे कहानी लिखना शुरू किया। और कहानी लिखना मैंने शायद गुजरात जाने के बाद शुरू किया। और अहमदाबाद में जब मैं थी तो गुजरात विद्यापीठ है, बहुत बड़ा पुस्तकालय है उसका। गुजरात राज्य की स्टेट लाइब्रेरी है, कॉपीराइट लाइब्रेरी, जिसमें गुजरात की हर एक पुस्तक उस पुस्तकालय में अवश्य आती है। वहाँ हिंदी की भी बहुत पत्रिकाएं आती थी और मैं खूब पढ़ती थी पत्रिकाओं से रचनाएं। तब पहली बार मैंने अपनी एक कहानी, लोगों ने हमारे जो साहित्यिक मित्र थे वहाँ के अहमदाबाद के, वो कहते थे तो इतना लिखती है, पत्रिकाओं में क्यों नहीं भेजती? मैं बहुत समय तक मैं भेजती नहीं थी, लिख लिख के डायरी में रखती रहती थी। तो तब मैंने कविताएं भेजना भी शुरू किया और कहानी भी। तो सबसे पहले मैंने कहानी पत्रिका में अपनी एक कहानी भेजी। तो उसके संपादक थे प्रेमचंद जी के सुपुत्र श्रीपत राय जी। उनका, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सचमुच छप जाएगी, लेकिन उनका पत्र आ गया व्यक्तिगत रूप से कि ये तुम्हारी कहानी मिली, बहुत अच्छा, क्या करती हो, कहाँ रहती हो, सब मेरी व्यक्तिगत जानकारी ली। उसके बाद तो फिर कई कहानियां कहानी पत्रिकाओं में उन दिनों छपी मेरी। तो ऐसे शुरुआत हुई थी। जी हेमंदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंदा आप सुन पा रहे हैं हमें? जी भट्ट जी, बस 1 मिनट में मैं अब चेंज करता हूँ अपना ये, फिर मैं बातचीत करता हूँ। दीदी नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार नमस्कार। पहुंच गए बस हैं, बहुत आज अच्छा जरा लगा। डिवाइस में गड़बड़ी छो, 2 मिनट में सही है जांदी। जी जी जी। ठीक है सर, आप करिए, फिर हम जुड़ते हैं आपसे। तो ये अतुल शर्मा सर कह रहे हैं कि कौसानी में जब आपने पिताजी की कविता करें राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से सोना सुनी तो आनंद आ गया था, कह रहे हैं, जब आपसे हमने सुनी थी। अतुल शर्मा जी आपको याद हाँ, करते हुए कह रहे आनंद हैं। आ गया था। मैं अभी भी गाती हूँ उसको, अच्छी लगती है मुझे, बहुत बढ़िया गीत है वो तो। तो मैम शर्मा आज जी खुद भी शुरुआत एक उसी अच्छे गीत से करते सिंगर। हैं आज। या वो तो शुरुआत उसी इनका गीत से करते हैं। इसका जी इनके शर्मा जी की का जो गीत है। जी जी जी। अच्छा। आप तो गाती बहुत अच्छा है, हमें ये हमें नहीं जानकारी मिली है। नहीं, ठीक है, मुझे जितना याद होगा उतना सुनाती हूँ आपको। जी जी जी। करें राष्ट्र निर्माण बनाए मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना। गंगा यमुना यहाँ बहाती
है अमृत की धारा, गंगा यमुना यहाँ बहाती है अमृत की धारा। ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी का जल पय से प्यारा, पय की धारा से धरती का सूखा भाग भिगोना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना। सागर हमको देता अपने दूत जलद गंभीरा, सागर हमको देता अपने दूत जलद गंभीरा, और हिमालय देता हमको शीतल मंद समीरा, गर्वोन्नत मस्तक रख कहता कभी न विचलित होना, मिट्टी से अब सोना, करें राष्ट्र निर्माण बनाए, मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना, मिट्टी से अब सोना। वाह, चलिए बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो आपने जो पहली कविता लिखी वो तो खैर आपको याद नहीं है, बचपन की बात रही होगी, वो किसी को भी याद नहीं रहती जब हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं, बहुत कम लोग याद रख पाते हैं क्योंकि उसमें उतनी परिपक्वता भी शायद नहीं होती है जब हम शुरुआत में लेखन करते हैं। लेकिन वो कौन सी ऐसी कविता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर की है और आपको याद रह गई, तो वो अगर कुछ आप बताएं उसके बारे में कि उसको किस तरह से आपने लिखा और वो किस विषय पर थी, तो हम सबको सीखने को मिलेगा उससे। नहीं, शुरुआत में तो जैसे कौसानी में कविता लिखते थे तो हम ज्यादातर प्रकृति पर ही लिखते थे कविताएं। तो अच्छा, अब सुमित्रा मुझे याद जी है, का असर ज्यादा था शायद। हाँ, पता नहीं पंत जी का था या कौसानी का वातावरण ही ऐसा था, प्रकृति थी, सभी हम लोग छोटे छोटे थे, प्रकृति ही दिखाई देती थी। जी और जी। छोटी उम्र थी, बचपन में तो मानवीय संवेदनाओं की उतनी परख नहीं होती है जितनी प्रकृति से सीधा होता है। तो मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने एक गीत बनाया था और बहुत ज्यादा वर्षा हुई, कई दिनों तक वर्षा रुकी ही नहीं, तो ये हो रहा था कि ये क्या हो गया, क्यों वर्षा हो रही। तो मैंने हाय विधाता ये क्या कर डाला, इस तरह की कोई गीत लिखाया था, गाया तो लोगों ने बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मुझे याद नहीं है उस कविता में और क्या था आगे। फिर कुछ चलते थे, ये शराब का बहुत था, शराबबंदी आंदोलन चल रहे थे, तो शराबबंदी पर एक गीत मैंने कुमाऊनी में लिख दिया था कि ऐसे ऐसे तुम लोग शराब पीते हो और लुढ़क जाते हो, ये नुकसान करते हो, नुकसान करते हो, ये सब उसमें था। बाद में तो फिर धीरे धीरे बड़े होने के बाद फिर थोड़ा मानवीय संवेदनों पर उस सब पर लिखने लगी, और लिखी हुई कुछ रचनाएं बाद की हैं मेरे पास सुरक्षित, वही मैं सुना सकती हूँ जो बाद में मैंने लिखी हैं। जी पहले जी, की तो स्वागत है मैम, स्वागत है, स्वागत है। हाँ, तो हिंदी की कुछ अतुल शर्मा जी कह रहे हैं कि पिताजी श्री राम शर्मा जी की इस कविता को सुनकर मन भावुक हो गया, आपका बहुत बहुत आभार। और आपके बहुत सारे विद्यार्थी भी इस शो में जुड़े हुए हैं, बीना फुलेरा जी हैं, कह रही आपसे हिंदी पढ़ने का सौभाग्य मिला अल्मोड़ा में हमको। और चलिए धन्यवाद सबको। मोहन चौहान जी हैं, संदीप रावत जी हैं, कह रहे हैं आपको कौसानी धन्यवाद और देहरादून में सुना था, आज फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। तरुण बेलवाल जी हैं, सबको धन्यवाद। एडवोकेट डी के जोशी जी हैं हाई कोर्ट से, कह रहे हैं वाह बहुत जी सुंदर। जी और डी के जोशी जी की फरमाइश है कि शराबबंदी पर आप जरूर सुनाएं, क्योंकि जोशी जी खुद भी नशाबंदी आंदोलन में लगे हुए हैं काफी जोर शोर हाँ से। हाँ, पर याद नहीं है ना, वो पहले की कविताएं हैं, सुरक्षित तो रही नहीं, मेरी तो कई डायरियां खो भी गई पहले की कविताओं की, सब नहीं है। अच्छा लेकिन मैं अच्छा। अभी की कुछ रचनाएं आपको सुनाती हूँ, बाद जी की जो मैम जी, मेरे पास स्वागत। सुरक्षित रही हैं। वो कविताएं खोने का भी एक कि उनकी भी एक कहानी है, कैसे कैसे रहा सब कुछ मेरे साथ करके। तो मैं वो एक कहानी भी कविता सुना, सुनेंगे मैम, पहले कविता सुनते हैं जी। जी जी, पहले कविता सुनते हैं। हाँ,
एक कविता है देश में वर्षा। वर्षा होती रहती है, भीगता रहता है देश। वर्षा वाह होती रहती है, भीगता रहता है देश। वर्षा होती रहती है, घास पनपती है, बढ़ती है, कटती है, फिर पनपती है और झंखाड़ बन जाता है देश। वर्षा वाह होती रहती है, उपजती रहती हैं कीड़ों की नस्लें, बढ़ती रहती है मेढकों की जनसंख्या और टरटराता रहता है देश। वर्षा होती रहती है, मिट्टी खिसकती है, पहाड़ दरकते हैं, नदियां बहकती हैं और डूबने लगता है देश। पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुन सुन आवत हांसी। बस्तियां डूबती दबती अलोप होती हैं और मछली बनकर पानी के भीतर प्यासा छटपटाता है देश। बाढ़ में डूबता, सूखे में झुलसता, वर्ष भर कराहता, गरजता, बरसता, टर्राता, लपलपाता है देश और वर्षा थमते ही बन जाता है सूखी घास का ढेर। बन जाता है सूखी घास का ढेर। अनेक मालिक उगाते हैं उस ढेर के, बरसाती कुकुरमुत्तों की तरह। एकाएक आंधी चलने लगती है, मालिक लोग घास के ढेर को कस के पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं, रोको रोको, हवा को रोको, देश को हवा से खतरा है। आंधी के बीच से आग की लपटें निकलती हैं, मालिक लोग ढेरों के नीचे दुबकते हैं, भाग भाग कर चिल्लाते हैं, रोको रोको, आग को रोको, देश को आग से खतरा है। देश के हित, अपने अपने घर बार छोड़कर निकल आओ, देश को बचाओ। और अपने अपने काम धंधे छोड़कर देश को बचाने में जुटा रहता है देश। पानी, हवा, आग, धूप, सबसे खतरा रहता है, देश को सदैव खतरा रहता है। देश डरा सहमा रहता है, छाती फुलाकर सांस भी नहीं ले पाता। उसे अपनी सांसों से खतरा रहता है, उसे अपनों की सांसों से खतरा रहता है। इस तरह निरंतर खतरों से जूझता देश प्रगति करता रहता है। ये एक वाह कविता थी वर्षा और देश में वर्षा, इस कविता का शीर्षक है। कुछ अलग अलग भावों पर कविताएं हैं, तो मैं वो उनमें से एक एक आपको सुना रही हूँ। जी मैम, एक स्वागत है। लेकिन ये जी कविता आपने जो सुनाई, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आज के हालात पर आपने लिखी है। देश हाँ कितने संकटों से गुजर रहा है, खासकर इस कोरोना काल में। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आज की बात आपने लिखी है। हाँ, सही बात है। और आज भी मुझे लग रहा है, हालांकि इस कविता को लिखे हुए कई साल हो चुके हैं, पर मुझे अभी जी पढ़ते हुए मुझे भी लग रहा था कि स्थिति आज भी यही है कि हालात इसी तरह के बिल्कुल हो रहे हैं। फिर बिल्कुल। स्त्री पर मेरी कई कविताएं हैं, उसमें से एक दो कविताएं मैं आपको सुनाती हूँ। एक कविता है आधे आकाश। हमने भी देखे थे रास्ते, एक नहीं अनेक। हमने भी देखे थे रास्ते, एक नहीं अनेक। हर द्वार से जाते थे रास्ते, रास्तों से फूटते थे रास्ते। सुनहरी धरती और रुपहले आकाश तक जाते थे रास्ते, मगर चौखटें ऊंची थी। पता था हमें कि ऊंचाई अलंघ्य नहीं, उतनी ऊंची भी नहीं जितनी बताई जाती है। हर ऊंचाई पर पहरेदार थे जो हमें रोकते थे, सिर्फ हमें। द्वार के इस ओर से हम देखते रहे आधे आधे रास्ते, आधे आधे आकाश। चौखटों पर सिर मार मार कर लहूलुहान हो गई सपनों की चिड़िया। उसकी मरहम पट्टी में बीते कुछ दिन, फिर खंडित मूर्तियों को फेंकते गए बाहर। चार दीवारी में बंधे घर की सफाई जो करनी थी। ये है। फिर इसी एक और है स्त्री बहुत अच्छा। से संबंधित कविता। इसका शीर्षक है ऊन की लच्छी। वाह, उनकी लच्छी, उ- बचपन की याद दिला आ, दी आपने। उत्तरा पत्रिका में छपी थी, ये जो महिला पत्रिका नैनीताल से निकलती है, उत्तरा। अभागी है वह औरत जो खुश हो जाती है ऊन की लच्छी पाकर।
अभागी है वह औरत जो खुश हो जाती है ऊन की लच्छी पाकर कि बुनेगी नया खूबसूरत बनियान जिंदगी की नाप का, कि बुनेगी नया खूबसूरत बनियान जिंदगी की नाप का, और व्यस्त हो जाती है लच्छी से गोला बनाने में। धागा ज्यों-ज्यों खुलता है त्यों-त्यों उलझता जाता है, हाथ उलझ जाते हैं, पैर जकड़ जाते हैं। पूरी दोपहर धूप में बैठी धागे सुलझाती औरत भूल जाती है सपनों की सीढ़ी चढ़ना। शाम तक आदत हो जाती है बंधे हाथ पांवों की। वह अभागी इसलिए नहीं कि लच्छी सुलझा न सकी, वह अभागी इसलिए भी नहीं कि बुन न सकी किसी एक नाप का बनियान। वह अभागी है कि ओढ़ लेती है उलझी लच्छी को किस्मत समझकर, और सुलझे धागों की बात उसे बेमानी लगती है। ये दो कविताएं स्त्री से संबंधित है। बहुत एक बढ़िया मैम, कविता बहुत बहुत शानदार। हमारे एक बहुत कविता सारे है दर्शक हैं। जी 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 मैम बोलिए। माँ पर एक कविता है, ये भी मुझे अच्छी स्वागत लगती स्वागत। है, इसलिए जी आपको जी सुना रही हूँ। स्वागत स्वागत। समेटा हुआ बिस्तर, उठी हुई चारपाई, खाली हो चुकी जगह नहीं है माँ। समेटा हुआ बिस्तर, उठी हुई चारपाई, खाली हो चुकी जगह नहीं है माँ। चिता में जलती देह, गंगा में प्रवाहित अस्थि शेष, कुशाग्र खंडित पिंड नहीं है माँ। स्नेह निर्झर है माँ, उसे देखो, पियो, स्नान करो और तृप्त हो। माँ नदी है, उसे बांधो, चाहे रखो मुक्त, जल ही देगी सदैव। प्यास बुझाएगी, सोख लेगी सारे कष्ट, सारे मैल, किंतु स्वयं मैली न होगी कभी। चिंता सागर है वह, देख सकते हो उसे, परंतु घटा नहीं सकते। न नाप सकते हो, सीमा नहीं है उसकी न थाह। उद्गम से विसर्जन तक जल है माँ, वायु है माँ, प्रातःकालीन प्राची और संध्या की पश्चिम है माँ। रात्रि का आकाश दिवस की छाती है माँ, छाती से ढांपती, उर से सींचती, उर की ही भाषा समझती है माँ। शिक्षित नहीं, पदवी नहीं किसी विश्वविद्यालय अथवा मंत्रालय की, पर सिंहासन है माँ, साम्राज्ञी है माँ सभी के लिए। माँ का कोई रंग नहीं, जाति नहीं, देश नहीं, धर्म नहीं, फिर भी धर्मों का स्रोत है माँ। माँ का धर्म केवल माँ, माँ का रंग केवल माँ, माँ की जाति केवल माँ, माँ का नाम केवल माँ। ये माँ पर एक कविता थी। मैम हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से सीसीआरटी के पूर्व निदेशक आदरणीय गिरीश सिंह जोशी सर भी जुड़ चुके हैं। हम सर का जी भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हाँ, नमस्कार, स्वागत में मैं भी आपका स्वागत करती हूँ। हेमंदा, मैं चाहूंगा कि आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपने बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी, तो हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। फिर जोशी जी की बातचीत सुनते हैं। ठीक है। जी दीदी, आपसे आपका स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। और एक धन्यवाद। उत्तराखंड के ऐसी प्रतिनिधि आप रचनाकार हैं कि जहाँ भी उत्तराखंड की बात आती है और कहीं भी अगर हम देखते हैं तो दीदी हिंदी, गुजराती और हमारी उत्तराखंडी भाषाओं की गीत आप गाते हैं। तो बहुत सारे दर्शकों ने आज दिन में ही, जब हम लोगों ने फ्लैश किया था आपके विषय में जो जानकारी, तो कोई बसंत वाली कविता, हालांकि वो कुमाऊनी है, लेकिन वो कहते हैं कि एक प्रतिनिधि कविता है वो उत्तराखंड के बसंत की। तो यदि वो कुमाऊनी होने के बावजूद उसे पूरा देश समझता है, क्योंकि बसंत की, जैसे माँ की आपने परिभाषा बताई कि माँ की परिभाषा माँ है, तो ऐसे ही बसंत तो हर जगह का बसंत है। वो तो आप एक बार जरूर सुनाने की कृपा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अभी पहले उसको सुना दूं, जी बिल्कुल। जैसे आपका। मेरे ख्याल से जिनको कुमाऊनी नहीं आती है उनको भी समझ में आ जाएगी, बसंत ऋतु का ही
वर्णन है इसमें, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो वो कर सकते हैं। हवे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, सुन सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, देख देख धे सखी कां एरो छ बसंत, किलमोड़ी में फूले आया हे सालू में तो आपा, किलमोड़ी में फूले आया हे सालू में तो आपा, तितली पुतली दग नाचनी मन स्वापा, भिटारू प्योली बुरुसी भैरो छ बसंत, आज एरो छ बसंत, हवे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, सुन सुन धे सखी के कुणो छ बसंत, सुन सुन धे सखी के कुणो छ बसंत, बसनी का फुआ न्योली काफला का रूख, बसनी का फुआ न्योली काफला का रूख, झिंगुर की नींद टूटी पेट लागी भूख, गाओ नाचो रंग खेलो कुणो छ बसंत, आज एरो छ बसंत, हवे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, चाधे चाधे वे सखी के लरो छ बसंत, चाधे चाधे वे सखी के लरो छ बसंत, डाली भरी फूल लहरो पूजा फूल देली, डाली भरी फूल लहरो पूजा फूल देली, झूले बाटुली लगे आस लागी चेली, झूले बाटुली लगे आस लागी चेली, भैबणी मैं ते भिटोली लेरो छ बसंत, आज एरो छ बसंत, हवे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, देख देख धे सखी कसी चेरो छ बसंत, देख देख धे सखी कसी चेरो छ बसंत, चूली में लाकड़ा नेती खाली रे भकार, चूली हूँ लाकड़ नेती न खाली रे भकार, पानी की नौलीन है गे छ द्विधि में ले पार, के खाछ के पीछ उदे खीरो छ बसंत, आज एरो छ बसंत, हवे सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, सुन सुन वे सखी आज एरो छ बसंत, सुन सुन वे सखी आज एरो छ बसंत। वाह, बहुत शानदार मैम, जबरदस्त। आपकी इस कविता के माध्यम से जो है ये मई के महीने में बसंत फिर से जीवित हो गया आज। जबरदस्त। अभी चल ही रहा है काफल जी तो जोशी सर कुछ कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा कि दिल्ली में
बढ़ती हुई जोशी सर प्रचंड दिल्ली में गर्मी, बैठ के आपने उनको जो है अल्मोड़ा की याद आ रही जोशी सर को दिल्ली में। बिल्कुल बिल्कुल। और दिन भर टेलीविजन में कोरोना की खबरें और राजनीतिक नेताओं का एक आवाज बहुत साफ नहीं आ रही। आवाज कट कट के आ रही सर आपकी। भट्ट जी किसी का माइक खुला है। हाँ, माइक ऑफ कर दीजिएगा जिन लोगों का खुला है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। तो आपके इस बुजुर्ग की कविता में वो होली का सीजन दिला दिया। बैठक की होली में बड़ा अच्छा गाया जा सकता है इसको, जी जी हाँ, है वैसे। क्योंकि बिल्कुल धुन और ताल जो थी वो बिल्कुल ऐसी थी कि वाह, मुझे तो लग रहा था कि कोई कारी मास्टर साहब अल्मोड़े के हों या गंगोली हाट के हों या पिथौरागढ़ के हों। बड़ा अच्छा चलिए गाते। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा सा आपका प्रोग्राम मिस किया। ना ना, अच्छा अ, रहा। लेकिन आनंद आया, इसी रचना से ही आनंद आ गया। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। जी जी, बहुत बहुत आभार आपका। देश के लोग बल्कि विदेश से भी लोग सुन रहे हैं, तो हम लोग चाहते थे कि उत्तराखंड में किस तरह से रचनाएं की जाती हैं, थोड़ा एक वानगी अगर आपके माध्यम से पूरे देश में जाए तो वो अच्छा हो। और वास्तव में आपने बसंत के माध्यम से उत्तराखंड की कविताओं की वानगी को हमारे देश विदेश के दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद जी भट्ट जी। नमस्कार। हाँ जी हेमंदा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कविता सुन के मुझे आपका गीत सुन के गिरदा का एक गीत याद आ रहा था कि गांव के साग क्या छोंका कि गौ महका है। हेमंदा आपको हाँ याद होगा वो। बिल्कुल वो दिगो बिल्कुल लाली, वो वो दिगो दिगो लाली, बिल्कुल उसी तरह की ये वो रचना थी। दिगवा बहुत डाली है। शानदार, बहुत बहुत आनंददायक। और पूरी दुनिया के जो भी कुमाऊं के लोग इस वक्त सुन रहे होंगे तो उनको नराई लग रही होगी, हिचकी आ रही होगी निश्चित रूप से। अच्छा, आपने मैम हिंदी और कुमाऊनी में तो लिखा, ये तो स्वाभाविक है कि आपने लिखा इन भाषाओं में क्योंकि आपकी मातृभाषा है दो के दो। लेकिन ये गुजराती में लिखने की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई, कैसे प्रेरणा मिली, सबसे पहले क्या आपने गुजराती में लिखा और वो कहाँ छपा, थोड़ा उसके बारे में भी हमको बताइएगा। हाँ, जैसे मैंने पहले भी पहले बताया था कि मैं पहले तो हिंदी में ही लिखती थी। तो फिर जब अहमदाबाद में मैं कवियों की मंडली में बैठने लगी कविता सुनाने के लिए, हम लोग कई जगह जाते थे, आपस में भी पढ़ते थे, एक दूसरे की कविताओं पर चर्चा चलती थी। तो उस समय फिर मेरे साथ के ज्यादातर तो सभी कवि गुजराती ही होते थे, मैं या एक दो जने और कोई हिंदी वाले होते थे। तो वो बार-बार, और माहौल पूरा गुजराती का था। वो लोग कहते थे तो गुजराती बोलती अच्छा है, तुझे आती है बढ़िया से, तो तू क्यों गुजराती में नहीं लिखती है? और खास करके डॉक्टर चिन्नू मोदी और डॉक्टर स्वरूप ध्रुव, 2 कवि मेरे अग्रज थे। मेरे हम लोग एक ही गुरु के शिष्य रहे पीएचडी के समय, स्वर्गीय मोहन भाई पटेल के। तो मैं उन सबको नमन करती हूँ, उनको याद करती हूँ। और स्वरूपबेन ध्रुव तो अभी भी हैं, अहमदाबाद में लिखती हैं बहुत अच्छी कविताएँ। ये लोग मेरे प्रेरक थे, तो इनका आग्रह था। और फिर हम लोग नाटक की भी हमारी वर्कशॉप थी। एक नाटक का ग्रुप था, गुजराती के अच्छे नाटककार लाभशंकर ठाकर कवि थे, वो भी सभी में लोग मुझे प्रेरणा देते थे। तो वहाँ से मैंने गुजराती में लिखना शुरू किया और उन्हीं लोगों को सुनाती थी, वही लोग सुझाव देते थे। फिर जो हमारा ग्रुप था उसमें हम लोग होटल पोएट्स नाम से एक ग्रुप बना था, क्योंकि चाय के होटल के बाहर बैठ कर के कविताएँ पढ़ा करते थे, वहाँ पर फिर चर्चाएँ होती थी। तो और खूब चर्चा एक-दूसरे की खूब खींचते भी थे कि किसका कौन-सी पंक्ति ठीक है, कौन-सी नहीं है, कौन-सा शब्द गलत है, कविता अच्छी है, बुरी है। ऐसे करके हमारी कविताएँ सुधरती थी। तो उसी में उन्हीं हम ही लोगों ने पहले अपनी पत्रिकाएँ निकालना शुरू किया। उसका नाम ओमिसियम था और पहला उसका अंक था संभवामि। और एक हमारे गुजराती के कवि थे, उन्होंने उसका संपादन किया था। फिर और कवि लोग बहुत सारे उस समय के थे, जो आज भी गुजराती के वरिष्ठ कवियों में और सम्भ्रांत कवियों में माने जाते हैं। ऐसे दलपत पढ़ियार हैं, स्वरूप ध्रुव वगैरह, योगेश जोशी, राजेश व्यास, मिस्किन बहुत अच्छे गज़लकार इस समय हैं। ये सब गुजराती के उस समय के हम लोग साथ-साथ
वर्कशॉप में तैयार हुए कवि थे। तो वहाँ से लिखना शुरू किया और वहीं छपती भी थी। और आकंठ साबरमती में नाटक एकांकी हम लोग लिखते थे, उनका संपादन करते थे आकंठ साबरमती के नाम से। तो और नाटक करते थे और कविताओं का नाट्य मंचन भी हम लोग करते थे। कविताओं में उसको अभिनय के साथ मंचों पर प्रस्तुत करते थे, स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाकर के और जगह। तो ऐसे मस्ती थी। पर बाद में मैं यहाँ आ गई तो वो माहौल मेरे से बिल्कुल छूट गया और मुझे लगा कि मेरी कविता को नुकसान भी हुआ कि वो जिस तरह से आगे बढ़ रही थी, खिल रही थी, वैसी नहीं खिल पाई। यहाँ आकर के तो मैं नौकरी में और दुनियादारी में, फिर शादी हो गई, मेरी गृहस्थी शुरू हुई, तो उस सब में भी लग गई। और ये वो माहौल जो वहाँ था वो आज भी यहाँ नहीं है। तो मैं मिस करती हूँ बहुत ज्यादा उस चीज को। ये सब ऐसे हुआ तो फिर ऐसे ही संग्रह भी निकले हमारे, संग्रह भी निकले। तो एक संग्रह, मेरे दो संग्रह गुजराती में आए, ओमिशियम नाम से और क्षणना भारा सही आ रहा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायक कहानी है ये। लेकिन अब हम गुजरात से वापस लौटते हैं उत्तराखंड। अब चूंकि गुजरातियों का तो इस वक्त बोलबाला सब जगह है, चाहे आप कहीं भी देख लें। फिर नहीं, बाद में फिर अनुवाद गुजराती से मैंने रचनाओं के अनुवाद हिंदी में भी किए हैं और कहानी में भी, और वैसे भी किया है गुजराती साहित्य का भी। राजमोहन गांधी जी हैं, गांधी जी बहुत, उन्होंने सरदार पटेल के बहुत विस्तार से ग्रंथ लिखा है उनके पूरे जीवन पर। उसका हिंदी में 600 पेज की करीब पुस्तक है, उसका हिंदी अनुवाद किया, जो अभी 2 साल पहले नवजीवन प्रेस ने अहमदाबाद ने छापा है। तो ऐसे काम तो मेरे चलते रहते हैं अभी गुजराती हिंदी के साथ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा मैम, अब मैं आपसे जैसा कह रहा था कि आपने उत्तराखंड के जो खासकर हमारे यहाँ के लोक जीवन की अगर हम बात करें तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक का संपादन किया है, उत्तराखंड की लोक संस्कृति में वैज्ञानिकता। हाँ, तो ये एक बड़ा अनोखा विषय है, बड़ा रोचक विषय है। हम इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इस पुस्तक को लिखने की या संपादित करने की प्रेरणा आपको कैसे मिली, और कौन कौन सी ऐसी इस पुस्तक को लिखने के दौरान आपकी समझ विकसित हुई कि लोक संस्कृति में वैज्ञानिकता कहाँ कहाँ पर है हमारे यहाँ पर। ऐसा है, ये तो मुझे शुरू से मेरे चिंतन में रहता था। आवाज गूंज रही है, थोड़ा सा हाँ कर सकते हो तो ये हमारी संस्कृति के छोटी छोटी बातें हैं, रीति रिवाजों में, उनमें कहाँ पर वैज्ञानिक है, ये तो मैं इस दृष्टि से परखती रहती थी, जांचती रहती थी। पहले से भी मेरी जिज्ञासा हमेशा से रही। परंतु ये जो इस पुस्तक का निमित्त तो बनता है डीएसटी के डॉक्टर DK पांडे जी हैं, जो अभी रिटायर हो गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। वो काफी इस तरह के काम करवाते थे सभी स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, सब जगह उन्होंने बहुत काम किया है ये विज्ञान के प्रचार प्रसार में डीएसटी के माध्यम से। उन्होंने एक कार्यशाला अल्मोड़ा हमारे कैंपस में आयोजित की थी, जिसमें कुमाऊं के बहुत सारे विद्वान लोग सम्मिलित हुए थे और अलग अलग पक्षों पर हमने ये काम किया था और संचालन किया था। तो हम ही प्रोफेसर पोखरिया जी थे, हम लोग इसका, और प्रोफेसर बिष्ट थे, शेर सिंह बिष्ट जी, अभी दिवंगत हो गए हैं कोरोना के कारण हाल ही में। ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उस वर्कशॉप में मुंशियारी से डॉक्टर स्वर्गीय शेर सिंह पांगती जी हमारे साथ जुड़े थे, वो भी दिवंगत हो गए। और हीरा सिंह राणा जी हिरदा के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी उसमें थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे। अशोक पंत जी हैं पिथौरागढ़ में, कमला पंत जी हैं देहरादून में। ये लोग सब लोग, हम लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित किया था और संचालित किया था। उसमें चर्चाएं हुई, लोगों के लेख आए, वो सब मैंने इकट्ठे किए और जो कुछ भी था मतलब उसमें से बना करके एक उस पुस्तक को आकार दिया है, जिसमें मेरे लेख भी काफी हैं, क्योंकि मैं समय समय पर इन्हीं अलग अलग मुद्दों को लेकर के ये वैज्ञानिक दृष्टि से संस्कृति का विश्लेषण करने की मेरी रुचि रही है, तो लिखती थी। और भी कई लोगों के लेख उसमें आए, तो उन सबको हमने संपादित किया और डीएसटी के सौजन्य से ही वो पुस्तक प्रकाशित भी हुई थी। वो है।
और वो दृष्टि है, मैं आज भी उस पर मैं बोलती भी हूँ और बहुत बार इस पर बात करती हूँ कि पुरानी जो चीज़ें हमारी परंपराओं में आई हैं, वे सब बेकार में यूं ही नहीं आ गई हैं राह चलते हुए। उनके हर एक के पीछे कुछ न कुछ मूल में तथ्य रहा है, जिस कारण वो हमारे परंपराओं में हमारे पुरखों ने शामिल की थी। लेकिन क्योंकि हम उस लकीर के फकीर बन करके उनको वैसे ही आगे बढ़ाते गए, तो उसके मूल तत्वों को भूल गए और बाहरी चीज़ों को हमने मुख्य समझ लिया। फिर आज के युग में ऐसा हुआ कि जो पढ़े लिखे वैज्ञानिक दृष्टि वाला आज का समाज है, वो जब उनको देखता है तो वो उनको अंधविश्वास और रूढ़ियां मान करके उनको सर्वथा त्याज्य मान करके एक और फेंकने वाला समझ लेता है कि ये तो सब रूढ़िवादिता है, अंधता विश्वास है, ये छोड़ दो, इसको नहीं करना है नया। तो फिर संस्कृति का पूरा परित्याग कर देते हैं और नया हमारे पास कुछ है नहीं। संस्कृति तो समाज को, मनुष्य को जोड़ने वाली है, एक आंतरिक शक्ति देती है जो बांधती है। तो वो चीज़ हम हटा देंगे तो हम किस चीज़ से जुड़े रहेंगे, किस चीज़ से बंधे रहेंगे? हमारी अपनी भाषा हम छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हैं, तो हम कौन कहाँ के होंगे? क्या हमारी बिलॉन्गिंगनेस होगी? ये सब सवाल है। तो इसलिए हम जब परखते हैं तो हम देखते हैं कि हर एक के मूल में कुछ न कुछ ज़रूर वैज्ञानिक आधार, कोई न कोई ठोस आधार होता है, तो उनको परखने की आवश्यकता है। ये मुझे महसूस होती है और मैं जहाँ मौका मिलता है इस बात को कहती हूँ कि आप उसको जाँचिए, बिना जाँचे परखिए मत। पुराना सब कुछ त्याज्य नहीं है और नया भी सब कुछ त्याज्य नहीं है, लेकिन सब कुछ ग्राह्य भी नहीं है। नए को अपनाइए, लेकिन उसको सोच समझ करके कि कितना हमारे लिए योग्य है, हमारे अनुकूल है, और आगे बढ़ने के लिए हितावह है और कितना नहीं, उसको भी जाँचना है। और पुराने को पुराना है, बेकार है, छोड़ समझ के छोड़ नहीं देना है, उसको जाँचना है क्या हमारे लायक है। तो एक-एक चीज़ को हम देखते हैं तो उसको अर्थ मिलता है। तो मैंने एक-एक रिवाज को, कुमाऊनी के तो जो लोकगीत हैं, संस्कार गीत हैं और भी बहुत सारे, उनको जाँच परख करके रिवाजों तक भी उस पर काम किया है मैंने। देखती हूँ मैं और बहुत सारे लोग, हमारे साथ के लोग भी उस तरह से काम करते हैं। गढ़वाल में बहुत अच्छी इस तरह की परंपराएँ हैं। अ, तो उन सब की भी चर्चा हम करते हैं। अभी मौका नहीं है, कभी फिर अवसर होगा तो मैं अब उदाहरण सहित वो बातें बता सकती हूँ आप लोगों को। जी, मैम ये फिर एक दो लंबा उदाहरण विषय तो हो हम जाएगा चाहेंगे अगर कि मैं आप जरूर बताएं। अगर मैं उसके अंदर जी। एक दो उदाहरण तो आप हमें जरूर बताएं ताकि थोड़ा सा हमको एक आइडिया हो। और संदीप राउत जी पूछ रहे हैं कि ये पुस्तक कहाँ प्राप्त हो सकती है, ये महत्वपूर्ण पुस्तक। ये डीएसटी से प्राप्त हो सकती है, उत्तराखंड में की लोक संस्कृति में वैज्ञानिकता। अब मेरे पास तो प्रतियां हैं नहीं कि मैं उपलब्ध करा सकूं, लेकिन ये डीएसटी से पता लगाया जा सकता है इसका। मैं आपको किसी को इसका पूरी विवरण भेज दूंगी कि कहाँ से ले सकते हैं। एक संजीवनी संस्था है, ये मासी भिकिया सेन के पास कहीं एक संस्था है, वो लोग भी थे, वहाँ भी मिल सकती है। अभी काफ़ी साल हो गए हैं इस पुस्तक को बने हुए। दीदी भट्ट जी का कहना है कि एक दो उदाहरण अगर आप दे देते हैं तो हाँ। बहुत स्पष्ट भी होगा और नई छाण के लोग फिर वैज्ञानिकता को खोजेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे हुँ, आपका जो हुँ। आइडिया है। तो एक दो उदाहरण दीजिएगा मैम। हाँ, उदाहरण तो कई हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रकृति पूजा है, जो जितनी भी आदिम संस्कृतियाँ हैं, सब प्रकृति के साथ जुड़ करके रही हैं, प्रकृति से सीखते हुए, प्रकृति से लेते हुए चलती हैं। तो हर चीज़ में प्रकृति को उसका अवदान उसको वापस भी करती हैं, उसका धन्यवाद करती हुई जैसा मानती हैं। तो हमारे संस्कृति में वृक्षों की पूजा, पानी जल की पूजा और ऊखल की पूजा, चक्की की पूजा, चूल्हे की अग्नि की पूजा भी किस तरह से रूप में है कि हमारे हर एक शुभ काम से पहले हम अगर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, हमने यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित की, तो ऐजा अग्नि मेरा मातृलोक, ऐसा करके उसको अग्नि को हम आमंत्रित करते हैं। तेरे बिना होम नहीं होता है, तेरे बिना यज्ञ नहीं संपन्न नहीं होता है, उसको आमंत्रित करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ऐसे ही जल के लिए, सबके लिए। तो एक रिवाज है हमारे यहाँ, नौल सिलोण कहते हैं। जब कोई भी कार्य संपन्न हो जाता है, विवाह कार्य, जनेऊ का कार्य, नामकरण संस्कार का कार्य, उसके बाद नौल सिलाना मतलब जल के समीप जाकर के विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन होता है, लेकिन सभी कार्यों संपन्न होने के बाद होता है। वहाँ पर नौले की पूजा हमारे यहाँ की जाती है और नौले की
जो नौला अपने आप में इस का बहुत अच्छा एक उदाहरण है। नौले की आप संरचना देखिए कैसी है, प्राकृतिक जल स्रोत है, उसके नीचे वैज्ञानिकता है कि जहाँ पर एक पानी का स्रोत फूट रहा है उसके नीचे एक पत्थर रखा जाता है, एक तांबे की पत्ती रखी जाती है, उसके ऊपर फिर पत्थर रहते हैं, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ते हुए आकार में उसके सीढ़ी नुमा होके ऊपर से पत्थरों से आच्छादित किया जाता है। उसके सामने एक गवाक्ष होता है, एक जाला, जिसके अंदर एक विष्णु शेषशायी विष्णु भगवान की मूर्ति रखी जाती है। और उस जल के अंदर पहाड़ों में आपने देखा होगा कि वहां से पीने का पानी भरते हैं, नहाने धोने सब चीज का भरते हैं, लेकिन उसके अंदर पैर रखना मना है, उसके अंदर साबुन डालना मना है, उसके अंदर गंदा बर्तन डालना, कपड़े धोना मना है, पानी ले करके बाहर धोया जाता है। ये हमारी संस्कृति का अंग है। तो ये जल की शुद्धता और जल की पवित्रता के लिए हम करते हैं, और उस जल की हमारा शुभ कार्य संपन्न होने के बाद हम उस जल की पूजा करते हैं, और उसके गीत हैं हमारे यहाँ। जी मैम, जैसे अगर बारात लौट के आती है तो दूल्हा दुल्हन के जो मुकुट होते हैं हाँ, सिर पर, जी तो जी वो जी, नौले में उसको सिवाने के लिए ले जाते हैं। हाँ तो क्या हाँ, कोई जो हाँ नव दंपति का आशीर्वाद कुछ ऐसा है, या वो ऐसा होता नई है नवेली जो दुल्हन आ रही उसको इंट्रोड्यूस करना है? जी जी जी, उसको इंट्रोड्यूस करना होता है। बड़ा बढ़िया रिवाज है। एक तो उनके मुकुट उतार करके नौले के बगल में कहीं रख दिए जाते हैं, उसका जी कंकण उतार करके वहीं पर खोला जाता है वो। और जी। कंकड़ उतारने के साथ जो कलश आपने स्थापित किया था वो साफ करके उसमें फिर शुद्ध जल भरा जाता है। और उस समय स्त्रियां फूल अक्षत और चंदन से नौले की पूजा करती हैं। ए जल पूजन जाय माई सीता देही उरामिणी, ऐसे गीत गाया जाता है। वो और नौला किसने बनाया, तो ये गीत है। नाऊ पाट नागिनी बैठी कले तेरी नौली चिणे छ, ऐसे करके वो गीत है आगे को। तो रामचंद्र और लक्ष्मण ने नौले का निर्माण किया। सीता देवी और उर्मिला उसको उससे पानी भरने जाती हैं और फिर उसकी पूजा करती हैं। तो वो जल से पूजा करती हैं। क्यों पूजा करती हैं? वो जल पवित्र है, पूज्य है, ये माना जाता है। और मैम, और जैसे वो सुनिए, पहले वो जो दुल्हन हाँ लाती है ना, हाँ, जो जी वो आपने दुल्हन कहा ला करके पूरे घर वालों को पिलाती है वो शायद। पिलाती है, तो उसका मैं बताती हूँ। वहां पर एक और चीज होती है। सब होने के बाद जी जी। उस दुल्हन को उस नौले का पानी चखाते हैं। ये पानी हाँ चखो, ये तुम्हारे ये इस नौले का पानी, ये तुम्हारे मायके के नौले का पानी, वहां का पानी, वहां का पानी, ताकि ये पानी मतलब वो उसको पचा लेगी। ये सब जगह का पानी उसके शरीर में सुपाच्य हो जाए सब जगह का। तो ये होता है। फिर वो पानी भर के ले जाती है, सिर में रख के कलश में ले जाती है लाती और जा है करके जी। सबको देती है। ऐसा है। और उस नौले का जो पानी बहता रहता है, अतिरिक्त जल, उसके नीचे एक खाल बना होता है। उस खाल को का पानी जानवर पीते हैं, गाय भैंसें पीती हैं, फिर वो नीचे जाता है, खेतों में जाता है। तो पानी बिल्कुल बेकार नहीं जाने दिया जाता है, उसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग और उसकी स्वच्छता को सुरक्षित रखते हुए जो है, ये हमारी परंपरा में है। ये उदाहरण है। तो ऐसे और मैम कई एक मिनट हम और चाहेंगे, जो नौला सिवाने का गाने की एक आध पंक्ति हमारे दर्शकों को बता पाएंगे मैम? एक तो क्या क्या उर्मिला वाला है, नौल हाँ, सिउण तक जो। जी जी। नौल सेलूण मतलब उसमें विसर्जित करना, सेलूण मतलब विसर्जित करना। विसर्जन, तो हाँ मुकुट भी उसी वहां वाला। विसर्जित करते हैं। कलश स्थापना जो आपने कार्य के शुरुआत में की थी, उसको विसर्जित करते हैं और उसको धो करके फिर स्वच्छ जल उसमें भर के ले जाते हैं। चौखा और लिखा वहां होता है, पे उस जो चौके गाया को वहां पर जाने वाला धोते हैं। गीत है ना, वहां पे जो गाया हाँ, जाने वाला गीत है, उसकी हम्म। एक पंक्ति हमको सुनाएंगी तो? तो वही अभी मैंने सुना है। हे जी। जल पूजन जाय, अहो जल पूजन जाय, तुमरे सीता देही कुल बधु, तुमरे उरामिणी कुल बधु, लाल रतन की पहुंचिया, रतन जड़ती की पहुंचिया। ऐसे आगे को फिर परिवार के स्त्रियों के और उनके नाम लिए जाते हैं। बहुत अच्छा जी। जी मैम। ये है। और एक चीज और फिर इसके साथ ही मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये कार्य के अंत में हम नौला से लाने का करते हैं, वैसे ही कार्य के आरंभ में जब मंगल कार्य शुरू होता है घर में, तो
निमंत्रण दिया जाता है सब शक्तियों को। तो एक उसका जो गीत है कि प्रातः ही न्यूतों में सूर्य सांझ ही चंद्रमा। तो उस अभी गा के बताने का लंबा समय लग जाएगा, लेकिन यह है कि सुबह में सूर्य को निमंत्रण देता हूँ क्योंकि और क्योंकि वो जब तक गाएंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। थोड़ा गा के सुना दीजिए। लंबा है। कोई बात नहीं, कुछ एक छोटा हिस्सा गा के सुना दीजिए, बाकी वैसे ही सुना दीजिए। हाँ, तो पहले आपको बता देती हूँ, फिर गा के सुनाऊंगी। उसमें है मैं चंद्रमा को निमंत्रण देता हूँ क्योंकि वो तारों पर उसका सामने। मैं गणपति को निमंत्रण देता हूँ क्योंकि वो कार्य की सिद्धि कराता है। मैं ब्रह्मा विष्णु को निमंत्रण देता हूँ क्योंकि वो सृष्टि की संरचना करते हैं। मैं ज्योतिषी को निमंत्रण देता हूँ, वो शुभ लगन बताते हैं। और फिर मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण देता हूँ जो मंत्रोच्चार ये शास्त्रों का गायन करते हैं। मैं सुहागिनी स्त्रियों को निमंत्रण देता हूँ जो मंगल गीत गाती हैं। मैं कामिनी सुंदरियों को निमंत्रण देता हूँ जो दीपक जलाती हैं। बहनों को निमंत्रण देता हूँ जो अक्षत पिठा लेकर के आती हैं। फिर आगे देखिए, मैं ग्वालिन को निमंत्रण देता हूँ जो दूध लाती है, मैं और दही लाती है। मैं मालिन को निमंत्रण देता हूँ जो फूल लेकर के आती है और दूब लेकर के आती है। मैं बढ़ई को निमंत्रण देता हूँ जो मेरे लिए चौकियां लकड़ी की बना करके लाता है। मैं बाजा बजाने वाले जो ये हमारे बाजिंत्र और वादी लोग हैं जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, मैं उनको निमंत्रण देता हूँ जो आकर के बाजा बजाएंगे। मैं तमोली को निमंत्रण देता हूँ जो पान लेकर के आता है। ऐसे सबको निमंत्रण दिया जाता है। तो प्रकृति के तत्वों से लेकर के मनुष्यों की भिन्न भिन्न भूमिकाओं में जो लोग हमारे यहाँ हमारे कार्य को संपन्न करने में किसी भी रूप में सहयोग देते हैं, उन सबको हम इस तरह से निमंत्रण देते हैं, उनका आभार हैं। तो इसमें हमारे यहाँ जैसे आज ये जाति प्रथा ये सब कहा जाता है, लेकिन जाति का भी कोई नहीं है। हर जाति के व्यक्ति को समान महत्व है, हमारी परंपराओं में रहा है। और प्रकृति को भी उसी तरह से रहा है। उसका ये उदाहरण है जो एक अच्छे पक्ष को हमारी परंपरा के बताता है कि ऐसा भेदभाव नहीं रहा, हमने सबको समान महत्व दिया है। तो गीत की 2 पंक्तियां आपको सुनाती हूँ। प्रातः ही न्यूतों में सूरज, सांझ ही न्यूतों में चंद्रमा, किरणन को अधिकार, तारन को अधिकार, समायो बधायो है न्यूति, आज बधायो है न्यूति। गणपति न्यूतों में काज सो, ब्रह्मा विष्णु न्यूतों में काज सो। गणपति सिद्धि कराय, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रचाय, समायो बधायो है न्यूति, आज बधायो है न्यूति। ऐसे आगे को पूरा गीत है। फिर वाह, बहुत बढ़िया। जोशी सर कुछ कह रहे हैं? जी सर। कि ये जैसा भी प्रोफेसर दिवा जी ने कहा कि हमारे यहाँ वैज्ञानिकता थी, तो हिंदुस्तान पूरे विश्व में एकमात्र देश है जहाँ पे आयुध पूजा की जाती है, विश्वकर्मा डे मनाया जाता है। हाँ। तो हमने तो कभी किसी पे भी भेदभाव नहीं किया, हमने तो जो औजार थे उनकी भी पूजा की। सिर्फ हमारे कुछ जो ये ब्रिटिशर्स ने हमें तोड़ने के लिए हमारी संस्कृति को बैकवर्ड कहा या दूसरे नाम दिए, उसका प्रमोशन नहीं किया। नहीं तो सबसे साइंटिफिक यदि आप देखें तो हमारी प्राचीन परंपराएं सभी कुछ ग्राह्य नहीं है जैसा इन्होंने कहा अभी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जिससे हम बहुत संवेदनशील बन सकते हैं। हाँ, यही बात आप हमारे त्योहारों में देखिए। हमारे नाग पंचमी को नाग की पूजा करते हैं, उत्तरायणी को, मकर संक्रांति को हम कौवे को आमंत्रित करते हैं, कौवे को घुघते और ये सब खिलाते हैं। दिवाली में
महालक्ष्मी के दिन हमारे यहाँ भैंस की पूजा होती है, उसको थापे लगाए जाते हैं और मालाएं पहनाई जाती हैं। और गोवर्धन के दिन बैलों की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है गाय की पूजा होती है। और भैया दूज के दिन बैल की होती है, उनको थापे लगाते हैं, नए फुने लगाते हैं, गले में माला पहनाई जाती है, खूब घास खिलाई जाती है। तो इन प्राणियों की भी हमारे यहाँ पूजा है। गोवर्धन पूजा के रूप में पर्वत की पूजा, प्रकृति की और वर्षा के देवता की पूजा, ये हम लोग करते हैं। तो ऐसे हमारे हर त्योहार में भी ये चीजें छिपी हुई हैं जो ये कहती हैं कि प्रकृति का एहसान मानो, उसका उसने जो हमको दिया है तुम उसको भूलो मत, उसकी वो भी पूज्य हैं, देवताओं की तरह वो भी पूजनीय है। इसकी याद दिलाते हैं हमको ये त्योहार और ये रीति रिवाज सभी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो आज की वार्ता है, ये हमारी जो नई पीढ़ी है उस तक भी बात पहुंचेगी कि प्रकृति पूजा का जो हमारी परंपरा है वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक कारण भी है। जैसे वृक्ष पूजा की आपने बात कही, और बहुत सारी परंपराएं इस हरेला तरह की हैं। हरेला सबसे बड़ा उदाहरण जी 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 उदाहरण है। वैसे ही हमारे यहाँ गौरा पूजा होती है, नंदा देवी की पूजा होती है, गौरा होती है। और ये डिकारे जो है वो उसकी वो उसके शिव पार्वती के रूप में, मतलब उनकी हम पूजा करते हैं। और हरेला मतलब हम हरेले के रूप में हम अन्न जो पैदा होता है पृथ्वी से, उसकी पूजा करते हैं और उसको शिरोधार्य करते हैं। तो ये सब हमारे रिवाज हैं। और गौरा और महेश्वर की जो मूर्तियां हैं वो तो फसलों के पौधों से बनाई जाती हैं। और दूब की पूजा की जाती है, उसमें दूब के गीत होते हैं। और मंत्र भी जो पंडित लोग मंत्र पढ़ते हैं उस समय, वो भी यही है कि हे धूप, जैसे तू शाखा प्रशाखाओं में पनपती है, फैलती है किसी भी जगह की, उसी तरह से मेरा वंश किसी भी कठिन परिस्थिति में भी फैलता रहे, सुरक्षित रहे, इस तरह से उससे कामना की जाती है। तो ये सब है प्रकृति के से ही हम उसका देय उसको वापस कर रहे होते हैं, या उससे बार बार उससे आशीर्वाद मांगते हैं। केवल ईश्वर से ही नहीं, इन तत्वों के रूप में जो व्याप्त है ईश्वर, उससे आशीर्वाद लेने की ये परंपरा हमारी रही है। जी। बिहार में मनाया जाने वाला पर्व जो है छठ, उसमें सूर्योदय के अलावा सूर्यास्त की पूजा की जाती है। नॉर्मली जी हाँ, जो ढलते हुए सूरज को कोई नहीं पूछता, लेकिन हमने ये देखिए, हमारे मतलब गूढ़ता देखिए कि हमने जो ढलता हुआ सूर्य जा रहा है, अस्ताचल पे है, उसकी भी पूजा करते हैं। और पूरे पूरे भारत के अलग अलग कम्युनिटीज में, अलग अलग राज्यों में ऐसी कई अनेकों परंपराएं हैं। वो बात है कि किसने उसको डॉक्यूमेंट किया कि नहीं किया। जैसा आपने कहा, डीएसटी ने एक बहुत अच्छा कार्य किया उत्तराखंड में, आप लोगों ने वैज्ञानिकता ढूंढी। ऐसे यदि हर स्टेट का देखें, ऐसा क्यों था कि सुनामी में अंडमान में बसने वाली जारवा ट्राइब सारी की सारी बच गई और बाकी पूरे देश ने उसको झेला, क्योंकि वो प्रकृति के इतने नजदीक थे। जी जी। कर्नाटक में एक 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 कम्युनिटी है जिसको रसायन कहा जाता है। रसायन को हम कहते थे केमिस्ट्री। लेकिन आप ये देखें कि कर्नाटक में जहां जहां पानी की कमी होती है, वो रसायन जाति के लोगों को बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और वो जाते जंगल में जाते जाते पानी अपने पैर से जमीन को टैप करते हैं। और जहां वो टैप करते हैं वहां से पानी हट जाते हैं पीछे, और वहां खोदी तो पानी निकल आता है। तो इतना नजदीक थे कि उनको धरती के स्पंदन का पता था। महाराष्ट्र में नाग पंचमी का आपने उदाहरण दिया। नाग पंचमी में महाराष्ट्र में चलते चलते ही हमने देखा, बीबीसी के लिए फिल्म बनाई थी, उसमें गांव में पगडंडियों में चलते चलते दो पुजारी थे, वो जाते हैं, हम सब लोग उनके पीछे थे, वो जाते जाते पगडंडी को उन्होंने टैप किया और पीछे हट गए। जरा सा उसको खोदा तो उसमें से सीधे कोबराज निकल के आए। वो प्रकृति के स्पंदन को पहचानते थे ना, प्रकृति से इतना प्रेम था। लेकिन आज दिल्ली में रहते हुए बस ठीक है, या एसी चाहिए, बड़ा फ्रिज चाहिए, ये चाहिए, कार्बन फुट है वो बढ़ाने में लगे हुए पानी की वजह। हाँ जी, नहीं हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो नंदा जात है वो भी इस तरह की है। और नंदा जात जितनी महत्वपूर्ण है, नंदा तो प्रकृति की देवी का ही प्रतिरूप है, अगर आप उसको गहराई से उसका पूरा देखें। और एक और जात होती है ये चमोली जिले में, नंदा कुंड नंदा जात, जिसमें
जो हमारी सामान्य नंदा जात है उसमें तो हम नंदा मायके आई हुई नंदा को उसके ससुराल विदा करने का पूरा प्रसंग में होता है, पूरी जात निकलती है। लेकिन नंदा कुंड नंदा जात, उसके प्रारंभ में नंदा को ससुराल से आमंत्रित करके बुलाया जाता है, और वो उस यात्रा का पूरा वर्णन आप पढ़ेंगे तो इतनी वैज्ञानिकता है उसमें कि वो पहले होती है, उसको बुलाया जाता है और वहां जाकर के उसको उनको जो पंडित लोग होते हैं, वहां के पंडित लोग, वो पूरे व्रत नियम संयम के साथ उस वन में जाते हैं। वहां जाकर के बिना जूते चप्पल पहने वहां स्नान करके पहले उस वन देवी को प्रणाम करते हैं, उससे आज्ञा लेते हैं कि हमको तेरी वो उसके लिए वो फूल लेने के लिए जाते हैं ब्रह्म कमल के, तो क्या हम ले जाएं करके, और फिर वो ले जाते हैं। और एक ये है कि वहाँ चातुर्मास के प्रारंभ में से लेकर के कुछ महीनों तक भेड़, कोई भी ग्वाले अपने भेड़ बकरियां इनको उस जंगल में नहीं जाने देंगे, ताकि वो फूल खिल सकें। जहाँ ये फूलों की घाटी और ये तरह तरह के फूल होते हैं, वो उनको वर्जित होता है और हर एक व्यक्ति उसका पालन करता है। और जब वो चातुर्मास हो जाता है, ये फूल खिल जाते हैं, तो सितंबर के बाद उनको अनुमति होती है कि वो वहां जाकर के अपने भेड़ बकरियों को वहां छोड़ सकें, ये नियम होता है। और उस वन में जाते हैं तो जब ये लोग, जो ये यात्री जाते हैं फूलों को लेने के लिए, वे उस जंगल में खुले में शौच वगैरह नहीं कर सकते हैं, खाना नहीं खा सकते प्रकृति के अंदर। एक वो बना करके एक तंबू जैसे ले जाते हैं, उसके अंदर बैठ कर के ही वो खाना खाते हैं, कहीं भी वहाँ गंदगी करना वर्जित होता है। तो इस तरह से कई वो नियमों का पालन करते हैं। उसका जब आप पूरा विवरण पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि प्रकृति को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, उसका कितना मूल तत्व ये सदियों से चली आ रही इस परंपरा में हमारे यहाँ है। और वैसे ही जब नंदा को विदा करते हैं तो वो पहाड़ों की देवी है, वो पूरे पहाड़ों की जो शक्ति है उसकी देवी है। उस तरह से हम हर एक चीज जितनी गहराई में जाते हैं उतना और रोचक सब चीज लगने लगता है कि क्या गहराई है उन चीजों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जोशी सर कुछ कह रहे हैं। जी जोशी सर। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। जितना खोजना चाहते हैं उतना पाना शुरू कर देते हैं। जी जी जी, हाँ ये बात है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो मैम मैं अब हेमंदा कुछ कह रहे हैं। जी हेमंदा। मैं कह रहा था कि मैम आपने बहुत सारे संस्थानों के लिए कुलगीत लिखे हैं, जिनमें कुमाऊं विश्वविद्यालय भी है, और मैं कृषि में कभी जो DCFR में जाता हूँ तो आपका ही कुलगीत वहां पर बजता है। तो कहाँ कहाँ के गीत लिखे, और गीत लिखते समय मैम जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय का लिखा आपने, तो उस समय क्या दिमाग में रहा आपके? ऐसा है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का गीत तो उस समय के हमारे कुलपति थे अरोरा साहब, उन्होंने, उनको पता चला मैं कविता लिखती हूँ, तो उन्होंने कहा भाई तुम विश्वविद्यालय का कुलगीत लिखो। तो मैंने कहा कैसे क्या लिखते हैं, उससे पहले तो मैंने लिखा नहीं था, पर मुझे था कि होता है कुलगीत। तो फिर मैंने कोशिश की, लिखा, और थोड़ा सा उसमें और लोगों के भी गीत आए, एक कमेटी बनी और कमेटी को मेरा गीत पसंद आया। फिर हमारे संगीत विभाग वालों ने उसको संगीत दिया और वो गीत चल गया, तो अच्छा लगा, सभी को पसंद आया और आज भी चलता है, वो गीत बजाया जाता है। वैसे ही ICR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, पूरे देश की कृषि भवन में उसका कार्यालय है, तो उनके डायरेक्टर जनरल थे अय्यप्पन साहब उस समय। उनको पता चला मैं लिखती हूँ, तो फिर उनका भी मेरे पास फोन आया कि आप हमारे लिए गीत लिख दीजिए। तो मैंने कहा क्या होना चाहिए उस गीत में, उन्होंने कहा उसमें हमारे सारे मैंडेट्स आ जाएं और 1 मिनट का गीत हमको चाहिए। तो सारे मैंडेट्स भी आने हैं और 1 मिनट में उस गीत को पूरा भी होना है, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मैंने की कोशिश, तो बन गया। तो आज वो 100 से ज्यादा संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूरे देश में, और अनेक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सब में हर प्रत्येक कार्यक्रम के पहले वो गीत बजाया जाता है। और अच्छा ये किया उन्होंने कि उसके साथ बहुत अच्छे विजुअल्स डाल दिए, अलग अलग दृश्य हर उसके विवरण के साथ, तो बहुत सुंदर लगता है उसमें। उसके बाद भारतीय ये पशु अनुसंधान केंद्र है, जो संस्थान IBRI बरेली में, इज्जत नगर में, वहां से आया था कि आप हमारे लिए लिख दीजिए, तो उनके लिए लिखा। और हम अल्मोड़ा के नजदीक कोसी कटारमल में राष्ट्रीय हिमालयी गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान है,
तो उनका लिए भी उनके निदेशक महोदय उस समय पालनी साहब थे, तो उनका भी आया था कि आप लिख दीजिए, तो उनके लिए लिखा। फिर ऐसे ही 1-2 जगह और लिखे जो अभी जारी नहीं हुए हैं, जैसे हैदराबाद मैनेज एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ का भी लिखा है। तो ऐसे लिखे गई तो बन गए वो, ऊपर से कृपा रही तो वो हो गए गीत। और आईसीआर का छोटा सा गीत है, वो 1 मिनट का गीत है, वो सुना देती हूँ आपको। कुमाऊं विश्वविद्यालय का तो आप लोग क्योंकि कुमाऊं से जुड़े हुए हैं तो सुनते रहते होंगे। वो भी नहीं सुना मैम हमने, वो भी सुनाइएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय वाला भी सुनाइएगा, वो भी नहीं सुना हमने। ठीक है। जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, सुखद प्रतीक हरित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। क्या है मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कृषि धन पशुधन मानव जीवन, दुग्ध मत्स्य फल यंत्र सुवर्धन, वैज्ञानिक विधि नव तकनीकी, पारिस्थितिकी का संरक्षण, शस्य श्यामला छवि भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। हिम प्रदेश से सागर तट तक, मरुधरती से पूर्वोत्तर तक, हर पथ पर है मित्र कृषक की, शिक्षा शोध प्रसार सकल तक, आशा स्वावलंबित भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की, जय जय कृषि परिषद भारत की। बस ये 1 मिनट का गीत है। You are really an asset. फरीदा शौक में फरीदा शौक मैम कश्मीर से कह रही हैं कि यू आर रियली एन एसेट। और नीरज you, पंत जी कह रहे हैं कि धन्यवाद। नीरज पंत जी कह रहे हैं कि आदरणीय दिवा जी बहुत शानदार गीत गाती हैं, विशेषकर कुमौनी में। तो एक गीत बसंत का जरूर गाएं, ये निवेदन करता हूँ। ये हो चुका नीरज है। पंत जी का, हाँ वो ये शायद तो देर हो से जुड़े चुका है। हैं। हो चुका है। और फूलदेई भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसी भट्ट जी कह रहे हैं आपके हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जैसी भट्ट साहब कह रहे हैं कि फूलदेई भी बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, प्रकृति का अगर पूजा की हम बात करें। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। तो मैम आप विश्वविद्यालय में कई सालों तक प्रोफेसर के पद पर रही और हिंदी जैसे विषय पर, साहित्य पर रही। बहुत सारे बच्चे आपको देख देख के बहुतों ने आपको अपना आदर्श माना होगा, आपको एक रचनाकार के रूप में। कौन कौन से ऐसे बच्चे आपके पढ़ाए हुए आज आपको नजर आते हैं समाज में, साहित्य जगत में, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं और आपको खुशी देते हैं कि वो आपके पढ़ाए हुए और साहित्य में अच्छा काम कर रहे हैं? कुछ ऐसे नाम याद आते हैं आपको? नहीं, साहित्य अभी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो अब उनके सब अलग अलग क्षेत्र हैं। कुछ लोग अध्यापक के बच्चे हैं, कुछ बच्चे कविताएं अच्छी लिख रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हैं। और ज्यादातर तो अध्यापक बने हैं मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी, और प्रेरणा लेने वाले भी हैं, लिख रहे हैं। ये सब है। मैं कह नहीं सकती कौन मुझसे कितना प्रेरित हुआ, क्योंकि सीधे तो मुझे पता नहीं है। कभी आके कोई कहते हैं तो वही बता सकते हैं कि किसको मुझसे कितनी प्रेरणा मिली है। लेकिन मैम जो शहीद की गाथा एक आप गाती हैं कुमाऊनी में, जो एक शहीद की माँ की व्यथा को आपने अपनी कविता में रचा है, तो क्योंकि बसंत तो हो चुका है, अब उसके विषय में भी लोग कह रहे हैं, तो अगर आप गुनगुना दें। अरे वो भी कई बार गा चुकी हूँ उसको भी। ये तो कुमाऊं का एक यथार्थ है वैसे हर जगह का, पर जहाँ के युवा ज्यादातर सेना में होते हैं, और सेना में अनेक बार ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं कि शहीद होना पड़ता है। शहीद होकर के आते हैं तो देश उन पर गर्व करता है, अखबारों में वाहवाही होती है, फोटो छपती है, और घर परिवार में भी होता है। लेकिन भले ही वो गर्व भी अनुभव करें तो तब भी वेदना तो वेदना ही है अपने प्रिय को खोने की। तो उसी पर एक
सोच के शहीद की माँ का गीत मैंने लिखा था, लेकिन थोड़ा सा वो करने वाला गीत है। आप हेमंत जी तो बहुत बार उस गीत को सुन चुके हैं, तो कोई दूसरा सुनाऊं या वही सुनाऊं फिर? अब वो दर्शक उसी की मांग कर रहे हैं मैम। हम तो रात दिन जब आप मिलती हैं तो जरूर सुनते हैं उसको, लेकिन दर्शक कह रहे हैं तो मैम एक स्टैंजा भले ही बोल दीजिएगा, लेकिन ठीक है, तो बोलिए हाँ जी। वी की छपी रे तस्वीर मैं कैदिनी सब धीर कि मेरी भली छ तकदीर ऊंची म्यर चाल आयो सरगरीटी बेर बागा समय सीती बेर मेरो हिया चिरी बेर ऊंची म्यर चाल वी की देखूं हूँ अनार भीड़ हरे वार पार एक मैं आयूं भ्यार ऊंची म्यर चाल मैं सो ले लगाया कान जय जय कुनी ठूल नन पीड़ रगे म्यारा बन ऊंची म्यर चाल नीली जाओ तह कुड़ियो उठाओ म्यारा पथ में दी जाओ ऊंची म्यारा चाल अघिल जानो नर लगे जानो अघिल जानो नर लगे जानो मैं हूँ बाट बने जानो ऊंची म्यर चाल वी की द्वी मायड़ी छिया है गो देश कली जिया धन धन छे तू जा तू छे म्यर चाल वी की छपी रे तस्वीर मैं कैदिनी सब धीर मेरी भली छ तकदीर ऊंची म्यर चाल। धन्यवाद। बहुत ही मार्मिक, ये अच्छी दिलचस्प चर्चा चल रही थी, संवेदनाओं से भरी हुई कविता थी, मार्मिक कविता थी। ठीक ठीक, धन्यवाद जी। शायद अभी भट्ट जी का अभी नेट में अभी जुड़ा नहीं है, तो मैं सर से अनुरोध करूंगा, श्री जोशी सर से, कि मैम के साथ वार्ता को आगे बढ़ाएं। अब कुछ ही समय हमारा शेष है आज के इस वार्ता का। प्रोफेसर दिवा, मुझे बहुत उत्सुकता होती है आपके साहित्यकारों के मन में झांकने की, कि रचनाएं जो हैं वो आप कैसे करती हैं, वो कौन सी प्रेरणा होती है, क्योंकि जो जो घटना आप पढ़ती हैं या जो घटना आप महसूस करती हैं, जो घटना आप देखती हैं, वो लाखों लोग देखते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि एक साहित्यकार उसको अपनी नजर से देखता है? वो दृष्टि कैसे विकसित होती है, वो संवेदनाएं ये आप तो कहिए जी जी जी, हाँ, कई बार तो एकदम से आती है वो चमत्कार की हाँ, तरह, उसको पकड़ना पड़ता है। कई बार वो अच्छा, बिखर जाती है, हम नहीं पकड़ पाते हैं, तो बहुत चीजें बिखर जाती हैं। लेकिन कई बार आती हैं, जैसे अब ये शहीद की माँ का गीत है, ये तो कारगिल युद्ध के समय लिखा था मैंने। उस समय ऐसे बहुत चीजें हुई थी, मतलब बहुत लोग रोज आते थे, उसमें कॉपिन में रख करके, रोज ताबूत में रख करके शहीदों के शव आते थे घर में, जो लोगों का बनता था। और फिर माताओं के जो हाल होते थे, दुनिया तो जय जयकार करती है, सब करती है, लेकिन जो माँ कुछ नहीं कहती है, बोलती नहीं है, उसके मन पर क्या गुजरती होगी, ये कुछ लगा मुझे। हालांकि मैंने किसी माँ से सीधे बात की नहीं, लेकिन अनुभव किया उसको कि उस पर क्या
होती होगी कि बाहर क्या चल रहा है और उसके मन में क्या चल रहा होगा, ऐसे ही इस गीत की रचना हुई। बहुत बहुत और जी, ऐसे हर जी एक गीत के अलग अलग प्रेरक बिंदु होते हैं, जो एक छोटा सा सुई की नोक जैसा कोई बिंदु होता है जो छू जाता है और फिर वो अपना चाहता है कि मैं किसी रूप में बाहर निकलूं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार आज की चर्चा रही और हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। और जहाँ मैं जी जी बैठा हूँ इस वक्त धन्यवाद। आंधी तूफान भयंकर आया हुआ है, हाँ मौसम बड़ा गड़बड़ है आज। जी हमारा जी 175वें एपिसोड में तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी काम नहीं कर रहा, तो मैंने किसी तरह से व्यवस्था की है थोड़ी देर के लिए। हाँ, बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारे यहाँ भी चल रही है, आंधी तूफान की शुरुआत हो चुकी है। जी जी जी, बहुत सारे दर्शक हैं लगातार कमेंट कर रहे हैं। रजनीकांत शुक्ला जी हैं, सोहेल भट्ट जी हैं, मोहन पनेरू हैं, संतोष कुमार तिवारी जी हैं। बहुत सारी फरमाइशें भी हैं लेकिन इतना समय नहीं है। करुणा जोशी जी हैं, फरीदा शोक जी हैं, अशोक कुमार प्रधान हैं, रूपा बिष्ट हैं, दीपक मेहता हैं, मीना पांडे जी हैं, कह रहे हैं कि आपको सुनना हमेशा बहुत सुखद लगता है। बसंत शाह जी हैं, कह रहे हैं कि आपकी विद्वता आंखों को खोलने वाली है और आप उत्तराखंड की गौरव हैं। साहित्य के साथ संस्कृति और परंपरा के संरक्षण में आपका स्तुत्य प्रयास है, कोटि कोटि नमन। रंजना पंत जी हैं, कह रही हैं कि सब कुछ बहुत शानदार है आप में जो भी है। बहुत सारे दर्शक हैं, लगातार उनके कमेंट जी आ जी रहे हैं। जी तो मैं सबको आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये चीजें आप आगे बढ़ाने में सब सहयोग करेंगे। रुचि क्योंकि सबको है, सबको अच्छा लगा तो अच्छी चीज अच्छी लगनी चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ सभी। जी, तो आज की शाम को शानदार बनाने के लिए, ज्ञानवर्धक बनाने के लिए, संस्कृतिमय बनाने के लिए मैं हेमंदा का आभारी हूँ, आदरणीय गिरीश जोशी सर का आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और मुकेश बहुगुणा जी का आभारी हूँ। 175वीं कड़ी आज हमारी थी और हम अंतिम जी चरण में, मैम आप और कुछ कहना चाहें तो आपका स्वागत है। इसके बाद फिर हम आपसे सबसे दर्शकों से विदा लेंगे। हाँ, मैं तो काफी कुछ कह चुकी हूँ। कहने का तो इतनी बातें होती हैं कि वो पूरी हो नहीं सकती हैं। लेकिन ये जो आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है, शिक्षा के माध्यम से, ये शिक्षकों के माध्यम से, ये बहुत अच्छी पहल है और बहुत ये आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मेरी मतलब कामना है हृदय से कि ये एक सुगंध जो आप फैला रहे हैं ये फैलती रहे। ये हमारी जो पीढ़ियां आग पीछे से आ रही हैं, छात्रों की, विद्यार्थियों की, सीखने वालों की, वे केवल विषय ज्ञान जो हम किताबों से रट करके पढ़ते हैं उस तक सीमित न रह करके अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हुए और उसको प्रतिपोषित करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी मेरी कामना है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपने परिवेश को जानें, अपनी पृष्ठभूमि को जानें, अपने चारों ओर के वातावरण को, अपनी प्रकृति और अपनी परंपराओं को, की जड़ों से, जो हमारी जड़ें हैं उनको अनुभव करते हुए, उनको महसूस करते हुए और उनका प्रतिदान जो हमको मिला है उसको अपने साथ ले करके आगे बढ़ें और फलें फूलें, ऐसी मेरी कामना है। शिक्षा का उद्देश्य तभी सार्थक होगा जब हम इन जड़ों को सींचेंगे और जड़ों से ही पोषण पाते हुए अपने फलेंगे फूलेंगे आगे को। ये बहुत जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। और जैसा आपने कहा, द टीचर शो हमने 14 जून 2020 को, जब कोरोना की पहली लहर हमारे देश में आई थी, उस वक्त शुरू किया था कि जो नकारात्मक वातावरण है उसको दूर करें, कैसे हम सरकारी शिक्षकों को और असरकारी शिक्षकों को देश और दुनिया के सामने लाएं। तो हमारे इस कार्यक्रम की पहली जो कड़ी थे, जो पहला रन इस मैच में बनाया था, वो हेमंदा ने बनाया था। आज हेमंदा 175 नॉट आउट है। पीछे मुड़ के जब ये देखते होंगे तो बड़ा अच्छा लगता होगा। ये नॉट आउट ही रहेंगे हमेशा। ये हर हर शो में हेमंता के बिना हमारे यहाँ शो पूरा नहीं होता है। ये हर बिल्कुल बार ये बिल्कुल, नॉट आउट हेमंदा तो गणेश जी हैं। रहेंगे। हेमंदा हमारे गणेश जी हैं और जब तक गणेश जी जी को दूब नहीं रखी जाती है तब तक जो है कोई भी अनुष्ठान पूर्ण और हाँ सफल नहीं माना जाता। हाँ, तो तो ये हम ऐसे भी ही मैं जानते हैं। और जोशी जी का और भट्ट जी आपका और बहुगुणा जी का, आप सबका को भी मैं धन्यवाद और नमस्कार भेजती हूँ अपने। जी जी, तो बहुत बहुत मित्रों, सरकारी और असरकारी शिक्षकों के, बहुत जी सर कुछ कह रहे हैं? मैं ये करता कि प्रोफेसर दिवा जी पे एक एक विशेष वरदान इनको है। जो जो दिल्ली में हम स्थिति देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं, उसमें बड़ी भयावह स्थिति है और मन रोता है। मेरी सिर्फ आपसे प्रार्थना है कि आपको चूंकि विशेष वरदान प्राप्त है तो आप भी प्रार्थना करिएगा
कि देश में स्थिति जो है वो जल्दी से जल्दी, जो अच्छे लोग हैं वो करेंगे तो भगवान जी उनकी सुनते हैं, भगवान जी उनकी सुनते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और योगिता पंत मैम देख रही हैं शो को, कह रही हैं कि अब आप सबके प्रयासों से हम घर में इतने अच्छे कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद मैम। और फरीदा शोक मैम कह रही हैं कि दवा की तरह ये शो काम करता है, हम सब के लिए, शिक्षकों के लिए एक मेडिसिन है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत ज्ञान समेटे हुए ये इस शो का हर एपिसोड कई पुस्तकों के बराबर ज्ञान समेटे हुए है। और अगर आप पिछले एपिसोड नहीं देख पाए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और सारे एपिसोड वहाँ पर उपलब्ध हैं। उन सब का आनंद लीजिए। नकारात्मक खबरों को देखने के बजाय सकारात्मक चीजों से जुड़िए। द टीचर शो का सफर जारी है और अगले हफ्ते 176वें एपिसोड में हम एक नई हस्ती के साथ आप सबके सामने होंगे। तब तक के लिए हम आप सबसे अनुमति चाहेंगे और आप सबको शुभकामनाएं। अपना विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आप हैं तो ये शो है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो।